नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच गुरु तुल्य श्री भारत रत्न भार्गव जी हैं और आप संस्कृत के बहुत बड़े क्रिटिक हैं और आप लगभग 40 साल के ऊपर से लगातार थिएटर के बारे में लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपने थिएटर, लिटरेचर, ब्रॉडकास्टिंग इन सारे विषय पे बहुत काम किया है और बहुत सारे विद्वानों के साथ सर ने काम किया है। और मैं क्या बोलूं, जब सर आएंगे तो आप खुद सर को सुनेंगे। और मुझे सौभाग्य मिला सर के साथ काम करने का कि जब हम पडिक्कर जी के यहाँ, जब हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे तो पडिक्कर जी के यहाँ हमारा एक प्रोडक्शन हुआ था केरल जाके। तो सर के साथ हमें भी, हम सबको भी, हमारे पूरे बैच को सीखने का मौका मिला था। उस समय तैयब तैयम हुआ था। तो चलिए सर से मिलते हैं, सर से बातें करते हैं। और आज सर ने ये भी डिसाइड किया है कि किस टॉपिक पे क्या बातें करें। उनको लगता है कि मतलब नाट्यशास्त्र और एशियाई रंगमंच के ऊपर बात करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है कि एशियाई रंगमंच कैसा हो रहा है, नाट्यशास्त्र का उसमें क्या योगदान है। तो चलिए सर से मिलते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं, गपशप शुरू करते हैं। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो ज़रूर यहाँ पे लिख सकता है, सर से उसके बारे में पूछ सकता है। सभी का स्वागत है। और एक चीज़ और जो मैं भूल गया कि हमारे मित्र हैं राजेंद्र जी, उनकी मम्मी का कुछ दिन पहले मतलब डेथ हो गया था, स्वर्गवास हो गया। तो उनको वो ढेर सारी मतलब श्रद्धांजलि, क्योंकि हम इस दौरान, कोरोना के दौरान, हमने अपने बहुत सारे प्रियजनों को खोया है, बहुत सारे अपने साथियों को खोया है जो थिएटर से जुड़े हुए हैं। सिर्फ हमारे घर में नहीं, जो हमारे साथी हैं उनके घर में भी बहुत सारी आपदाएं हुई हैं। तो उन सब के लिए, जितने लोगों ने अपने प्रियजनों को, अपने प्यारों को खोया है, उन सब के लिए बहुत सारी श्रद्धांजलि। और भगवान करे कि अब ऐसा ना हो, सब ठीक रहे, अच्छा रहे। और ये छोटा सा प्रयास हमारा उसी लिए है कि रंगमंच से लोग जुड़े हैं, जिस चीज़ से हम जुड़े होते हैं उससे जब हम काम करते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ज़िंदगी जीने की एक राह मिलती है। और वो राह हमें बहुत दूर तक ले जाती है। तो घर बैठ के कुछ नहीं कर सकते तो जो आर्ट है उसके बारे में बातें करें, उसको सुने, उसके बारे में, उससे जुड़े लोगों को जाने, तो हम एनर्जी पाते हैं। और वो एनर्जी जो है हमें जीने का सहारा बनती है। तो ये जो छोटा सा गपशप प्रोग्राम है, ये उसी दिशा में काम करता है और मैंने उसी को मकसद बना के इसको शुरू किया है। तो और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों से बातें हुई, उससे हमारा भी, जो लोग देखते हैं उनका भी, सबका ज्ञानवर्धन होता है। और सर के बारे में मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँगा उतना कम है, मतलब सच कह रहा हूँ। सर से हमने बहुत सीखा है, वो तो हम जानते हैं कि तैयब तैयब पूरा 1 महीना केरल में रहना, पडिक्कर जी के साथ काम करना, सर के साथ सीखना कितना रोचक था। अभी अब जब हम सभी लोग बातें करेंगे तो और भी पता चलेगा। तो चलिए सर से मिलते हैं, बातें करते हैं। नमस्कार बंधुओं। सबसे पहले तो भाई राजेंद्र जी की श्रद्धेय माता जी के स्वर्गवास के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, ये जीवन मरण का प्रश्न तो ऐसा है कि इस पर किसी का वश नहीं होता। फिर भी हमें जो काम करने होते हैं वो हमारा उद्देश्य होता है, हमारा पर्पस होता है, वो करना है। आज जैसा कि गोविंद जी ने सुझाया, पहली मुलाकात में इन्होंने बताया था कि इस विषय पर, नाट्यशास्त्र और एशियाई रंगमंच, उस पर बातचीत करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि सामान्यतः जो हमारे रंगकर्मी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, एक तो होते हैं एकेडमिशियंस, रिसर्च कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, समीक्षा के,
उनका काम बिल्कुल अलग होता है, और जो रंगकर्मी हैं, जो करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनका काम बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, तो ये प्रयोगधर्मी जो रंगकर्मी है, जो थिएटर कर रहे हैं, उनसे कैसे रिलेटेड है, उनके किस काम का है, काम का है भी या नहीं, सबसे पहले हम ये देखें। दोस्तों, ये सच बात है कि नाट्यशास्त्र को आज भी अधिकांश युवा रंगकर्मी एक सैद्धांतिक शास्त्र समझते हैं, पुस्तकीय ज्ञान का ग्रंथ समझते हैं, और उनका ख्याल यह है कि आज का जो थिएटर है उसमें उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, उसका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। ये बात कैसे हुई या क्यों हुई, बिल्कुल जाने दें इस बात को, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये धारणा गलत है, और जैसे जैसे समय गुजर रहा है और हम वैश्विक रंगमंच की तरफ जा रहे हैं, तो नाट्यशास्त्र की उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता और पूरे विश्व में उसके प्रति लोगों की धारणा, समीक्षकों की और प्रयोगधर्मी लोगों की धारणा बहुत बदल रही है, और वो नाट्यशास्त्र को नए सिरे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जो हमारे विश्व के अत्यंत प्रसिद्ध शीर्षस्थ रंगकर्मी हैं, पीटर ब्रूक, रिचर्ड शेखनर, यूजीन बारबा, इस जैसे लोग भी नाट्यशास्त्र को बहुत महत्व दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, उसकी तरफ अपने को ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि जिसे आज हम मुख्य धारा का नाटक समझते हैं, मेन स्ट्रीम का नाटक, उसकी विशेषताएं क्या है, वो क्या है? ये बात सही है कि आप स्टेनिस्लवस्की के मेथड एक्टिंग के बारे में ज्यादा जानते हैं। ये सही है कि सारे इंस्टीट्यूशन, एनएसडी इज नॉट एन एक्सेप्शन, पूरे देश में हम पाश्चात्य अवधारणाओं से ज्यादा परिचित हैं। उस तरह का थिएटर जिसे आज हम रियलिस्टिक थिएटर कहते हैं, यथार्थवादी रंगमंच कहते हैं, उसका वर्चस्व है। अब ये 19वीं शताब्दी के बाद से और 20वीं शताब्दी में आते आते विश्व रंगमंच में कौन कौन से मोड़ लिए हैं, उनको हम जरा देखें बहुत शॉर्ट में, क्योंकि अपना विषय बहुत विस्तृत है। अपन एशियाई रंगमंच की बात करेंगे, जिसमें जापान है, चीन है, इंडोनेशिया है, हमारा देश तो है ही, और उसका प्रभाव कहाँ कहाँ कैसे हुआ है, क्या उस पर रिचर्ड शेखनर के बारे में तुम जानते हैं, परफॉर्मेटिव सर्कमस्टांसेस ऑफ एवागार टू रामलीला जैसी पुस्तकें लिखी है। पीटर ब्रूक के बारे में उन्होंने, कुडियाट्टम के बारे में, यूजीन बारबा, इन्होंने बहुत कुछ भारतीय रंगमंच के बारे में लिखा है, पढ़ा है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन बर्टोल्ट ब्रेख्ट पर उनका जो एलिनेशन सिद्धांत है, उसका कोई सीधा संबंध, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई संबंध नाट्यशास्त्र से है क्या? किताबी ज्ञान नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से वो देखेंगे हम। आंतो आर्तो के बारे में, थिएटर ऑफ क्रूएल्टी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आजकल उत्तर आधुनिक जो रंगमंच की बात चल रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी अवधारणाओं में कहीं कोई नाट्यशास्त्र से संबंधित चीजों का कोई उल्लेख है क्या, इसको हम देखेंगे, और प्रामाणिक स्तर पर हम बातचीत करेंगे। सिर्फ कह नहीं देंगे, अगर पुस्तकें हैं तो हम पुस्तकें बताएंगे, कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है, किसने लिखा है, कब लिखा है, इन सब बातों को हम देखेंगे। पहले संक्षेप में हम ये देखें कि ये जो पाश्चात्य रंगमंच जिसे हम कहते हैं मुख्य धारा का नाटक, उसमें और नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों में क्या अंतर है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं, एरिस्टोटल की पोएटिक्स, हम 3 यूनिटीज के बारे में जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। हम इमिटेशन के बारे में, अनुकरण का सिद्धांत, उसके बारे में जानते हैं। इल्यूजन ऑफ रियलिटी,
ट्राई टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी, इसके बारे में भी जानते हैं। और यह अवधारणा वास्तव में जो जिंदगी में हो रहा है उसको यथावत प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया, एक सैद्धांतिक पक्ष एरिस्टोटल के पोएटिक्स से लेकर के और स्टेनिस्लवस्की के मेथड एक्टिंग तक निरंतर चलता चला गया। बहुत सारे उसमें उतार चढ़ाव आए, उसका भी अवकाश नहीं है, वो आप ज़्यादा जानते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, पुस्तकें बहुत उपलब्ध है। ये देखें स्टेनिस्लवस्की मेथड एक्टिंग, उन्होंने क्या बातें कही थी, मैं याद दिला दूं, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, एंटरिंग इनटू द कैरेक्टर, यानी जो एक्टर है वो कैरेक्टर में, चरित्र में खो जाए, चरित्र को आत्मसात कर ले, चरित्र में प्रवेश करे। अब ये चरित्र में प्रवेश करने का मतलब ये कि एक्टर की जो अपनी अस्मिता है वो भूल जाए और वो चरित्र को यथावत जैसा है वैसा का वैसा पेश करने की कोशिश करे। अगर मैं एक भिखारी, भूखा भिखारी जिसे 4-5 दिन से खाना नहीं मिला है, उसका मुझे अभिनय करना है, तो न केवल मेरे चेहरे के हाव भाव या ये जो लकड़ी लेकर चलना और ये बतलाना कि मैं भूखा हूं, मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया, ये तो कृत्रिम है। मैं सचमुच वैसा महसूस करूं जैसे मैं सचमुच भूखा हूं। उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयोग किया था स्टेनिस्लवस्की ने। वो नाटक कर रहे थे, ये किताबों में मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ। मैक्सिम गोर्की का नाटक द लोअर डेप्थ्स। अब स्टेनिस्लवस्की का जो मॉस्को थिएटर था तो जबरदस्त, पूरी दुनिया के लोग आ रहे थे वहाँ सीखने के लिए, सारी दुनिया में नाम था, जबरदस्त वर्चस्व था, बड़े बड़े एक्टर्स आते थे। तो जब वो लोअर डेप्थ्स नाटक कर रहे थे तो उन्होंने देखा वो झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोगों की जिंदगी से संबंधित है वो नाटक, बहुत ही करीब। तो जो ऐसे अभिनेता थे अच्छे परिवारों के, पैसे वाले, वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे झुग्गी झोपड़ी वालों की मनोदशा, उनकी स्थिति, और जो अभिनय कर रहे थे वो बहुत ही ऊपरी सतही था। एंड ही वाज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड एट ऑल। नो, क्या किया उन्होंने, अपने सारे एक्टर्स की टीम को ले गए ऐसी जगह जो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे, वहां जिस तरह के लोअर डेप्थ्स के जो कैरेक्टर थे जो जहाँ रहते थे वहां ले गए और उनसे जैसा वो खाना खाते हैं, जैसे बैठते हैं, जैसे पैर सोते हैं, जैसे उनके विचार हैं, उनको देखो वैसे बन जाओ। और इतने लंबे अरसे तक उनके जीवन को जब इन एक्टर्स ने आत्मसात किया, उनकी मनोदशा को समझा और वो जब नाटक किया तो सारे विश्व में उसकी चर्चा हुई। ये प्रामाणिक बात है। एंटरिंग इनटू द कैरेक्टर, ट्राइंग टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी, इसके बारे में उन्होंने फोर्थ वॉल का कंसेशन दिया कि एक्टर जो है वो 3 प्रोसिनियम थिएटर है तो 3 वॉल्स तो हैं, ऑडियंस की तरफ भी वो समझिए काल्पनिक दीवार है और दर्शक नहीं है, वो जैसा जीवन में है वैसा कर रहा है, ये भूल करके कि दर्शकों की उपस्थिति है। कंसेप्ट ऑफ द फोर्थ वॉल, इमोशनल मेमोरी, घटना को जो भी कुछ है, कहीं किसी आपके साथ जीवन में कभी कुछ हुआ है उसको याद कीजिए और वैसा उसको उन्हीं क्षणों को दोबारा दोहराइए। यानी हम नाटक में उन चरित्रों और स्थितियों के माध्यम से इस तरह पेश करें दर्शक को कि दर्शक ये समझे कि वो नाटक नहीं देख रहा है, यथार्थ में सचमुच वो देख रहा है जो जैसा जिंदगी में होता है। हिप्नोटिक इफेक्ट, चुंबक की तरह ग्रहण कर ले एक्टर दर्शकों को और कहीं हिलने डुलने नहीं दे। एक्टर के साथ वो हंसे, एक्टर के साथ वो रोए, ऐसी प्रक्रिया स्टेनिस्लवस्की ने अपने मेथड एक्टिंग में दिया, आप जानते हैं। इसके खिलाफ बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने कहा, नो, I don't want my audience to be hypnotized. They should be aware about the purpose.
मेरा पर्पस ये नहीं है, मेरा पर्पस कुछ और है। नाटक का उद्देश्य है समाज में जो स्थितियां हैं उसके बारे में मेरा दर्शक सोचे, और सोचने के लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ एलिनेशन कि यथार्थ का जो भ्रम है, सम्मोहक प्रभाव है, उसे खंडित करके सोचने के लिए अलग अलग डिवाइसेस वगैरह दिए। और वहां से स्टैनिस्लॉवस्की के बाद से जो यथार्थवादी रंगमंच था, है भी, अभी भी हमारे देश में तो है, लेकिन पाश्चात्य देशों में जो उसकी पकड़ थी, मजबूत पकड़ थी, वो ढीली हुई। अब तो पूरी तरह से ढीली हो चुकी है अगर हम वहां का थिएटर देखें। दोस्तों, ये थ्योरी ऑफ एलिनेशन है, ये कहां से शुरू हुआ? बर्टोल्ट ब्रेख्ट के दिमाग में ये विचार कहां से आया? इससे पहले हम जरा ये देख लें कि जो मेथड एक्टिंग थी, इसके विपरीत नाट्यशास्त्र जो बात कहता है नाटक के बारे में, वो क्या है? पहली बात तो वो विरेचन की बात करते हैं, कथारसिस की। जो दर्शक यानी जो एक्टर है, जो चरित्र का जो दुख है, उस दुख के साथ जब दर्शक दुखी होगा तो उसकी यातना से उसका हृदय रोएगा, हृदय शुद्ध होगा। वो शुद्धता पर्पस है जो एरिस्टोटल ने कहा, कथारसिस। वो चलता चला आ रहा है हमारे वेस्टर्न थिएटर, यथार्थवादी रंगमंच में। अगर आप देखें, गौर से देखें, तो हर एक नाटक एक ट्रेजिक बिंदु पर खत्म होता है। अब पिछले कुछ 50-100 सालों में परिवर्तन होने लगा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टैनिस्लॉवस्की तक की बात कर रहे हैं। तो जो ट्रेजेडी है, वो वैसे तो शेक्सपियर ने भी कॉमेडीज भी लिखी हैं, लेकिन उसे किंग ऑफ ट्रेजेडीज कहा जाता है। तो पाश्चात्य अवधारणा जो है वो विरेचन के सिद्धांत को लेकर है। हमारा जो नाटक है वो अनुकरण की बात नहीं करता, इमिटेशन की बात नहीं करता। जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको यथावत मंच पर प्रस्तुत करने की बात कतई नहीं करता। भरत मुनि कहते हैं कि जीवन में सुंदर भी है, असुंदर भी है, दुख भी है, यातना भी है, सुख भी है, आनंद भी है। हम अपने दर्शक को एक आनंद की अनुभूति कराते हैं। सुख और दुख सारे प्रसंगों के माध्यम से हम ऐसी जगह ले जाते हैं अपने दर्शक को जहां वो आनंदित हो, उसे सुख मिले, उसे रस की संज्ञा दी उन्होंने। रस के बारे में कहा कि यह हमारे नाटक का उद्देश्य है, ये प्रयोजन है, रस निष्पत्ति, रस की सिद्धि। जिस रस को कहा ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्म को प्राप्त करने के आनंद का सहोदर। सहोदर क्यों? ब्रह्म का आनंद प्राप्त करना तो एक समाधि की हालत है जहाँ सुख दुख से परे उसे न कोई किसी तरह की पीड़ा होती है, न कोई आनंद होता है, वो निर्विकार है, निर्वेद है। लेकिन हमारा जो दर्शक है वो तो सामाजिक है, तो वैसा आनंद प्राप्त करने का सगा भाई, सहोदर तो ब्रह्मानंद नहीं, ब्रह्मानंद सहोदर। इसके लिए उन्होंने कहा अनुकरण नहीं, अनुकीर्तन। ये अनुकीर्तन क्या है? इस शब्द को हम जरा, ये मैं इसलिए बतला रहा हूं दोस्तों कि अपन जरा फर्क को अच्छी तरह समझ लें। अनुकीर्तन, कीर्तन कहते हैं किसी महापुरुष की या देवता की कीर्ति का बखान करना, कीर्तन करते हैं ना। अनुकीर्तन, जो कीर्ति पहले गाई जा चुकी है उसको फिर से दोहराना। यानी जो नाटक है वो किसी एक विशिष्ट पुरुष की या एक ऐसे नायक की कीर्ति की गाथा है जिसमें सुख दुख सब कुछ है। जैसे राम के जीवन में सुख दुख आया, दुष्यंत के जीवन में कालिदास सुख दुख आया, बहुत सारे उतार चढ़ाव, उनको हम इस तरह प्रस्तुत करते हैं। और जैसा जीवन में नजर आता है वैसा नहीं, उसे अधिक सुंदर बना के पेश करते हैं। ये जो सुंदरता है, ये जो सौंदर्य बोध है, ये हमारे नाटक का प्राण तत्व है। हम यथार्थवादी
विभ्रम को पैदा करने की जो स्थिति है उसका खंडन करते हैं। थ्री यूनिटीज की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, पता ही नहीं है एक ही स्थान पर। या अपन अगर जरा हम अपने जो पारंपरिक नाटक है ना, अच्छे किस्म के, मैं वो कमर्शियल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो अब हमारे यहाँ कथाकली भी है, यक्षगान भी है, प्रहलाद नाटक है, भवई है, और अच्छे किस्म के नौटंकी भी हैं, ख्याल भी हैं। इनको अगर जरा गौर से देखें तो किस तरह से वो यूनिटीज को तोड़ते हैं। अब हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र नाटक है। अरे तुझे पता है राजा हरिश्चंद्र की तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोल रहा है, वो विचलित हो गया है। उसे लगता है कि जैसे राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य की प्रतिष्ठा के माध्यम से मेरा सिंहासन ले लेगा। अच्छा ऐसा है, यकीन नहीं होता, चल आ मैं तुझे इंद्रलोक ले चलता हूं। दोनों ने चक्कर काटा और इंद्रलोक पहुंच गए। होता है ये थ्री यूनिटीज का विखंडन है। हम जब शास्त्रीय नाटक की बात करेंगे तो इसको और स्पष्ट करेंगे, लेकिन ये मूल तत्व है। संगीत और नृत्य हमारे नाटक के अविभाज्य और अनिवार्य अंग हैं, उसके बिना नाटक नहीं होता। आप में से कुछ लोगों ने, जैसा कि गोविंद जी ने बताया कि तैया तैयम में मेरे साथ थे, तो आपने देखा होगा पन्निका जी के नाटक, या रतन खेम के नाटक, या हबीब साहब के नाटक, कारन जी के नाटक, सारे लोगों के नाटक संगीत के बिना होते ही नहीं है। क्यों? संगीत के माध्यम से हम वो जो यथार्थवाद का भ्रम है उसको खंडित करते हैं। नृत्यात्मक गतियों से उसको, उस दृश्य को अधिक सुंदर बनाते हैं, कलात्मक बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ ये संगीत और नृत्य तो है ही, जो वाचिक है, डायलॉग बोलने का तरीका है, वो भी स्टाइलाइज्ड है, यथार्थवादी नहीं है। जैसे अपन बात कर रहे हैं वैसा नहीं है। तो यथार्थ में जो जीवन जीते हैं हम, उसकी प्रतिच्छाया हमारे नाटक में नाट्यशास्त्र के अनुसार नहीं है, प्रतीकात्मक है। उसमें हम जितनी भी दृश्य है, आंगिक अभिनय है, तो हम प्रतीकों की, बिंब की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेत्राभिनय, नेत्रों से बहुत कुछ कहते हैं। हवा में उड़ रहा है व्यक्ति, उसका अभिनय नाट्यशास्त्र के अनुसार किस तरह किया जाएगा। समुद्र पार कर रहा है, उसका अभिनय वहीं पर, कहीं समुद्र का इल्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। सिर्फ आप हाव भाव भंगिमाओं के माध्यम से ये बताते हैं कि वो नदी पार कर रहा है, या नाव में चल रहा है, या पहाड़ पे चढ़ रहा है। ये सारे आप आंगिक अभिनय के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते हैं, प्रतीकात्मक तरीके से, और दर्शक इसे सहज रूप से ग्रहण कर लेता है। आप में से कुछ लोगों को अगर कोडियाट्टम देखने का मौका मिला हो, या कथकली देखने का मौका मिला हो, या यक्षगान देखने का मौका मिला हो, तो आप इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ कैसे होता है। वो जो रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है, कैलाश पर्वत नहीं है, लेकिन वो अपने हाव भाव से और अभिनय के जरिए से इस तरह से हाथ उठाकर ऐसे बतलाता है जैसे सचमुच उसने पर्वत उठा लिया। अभिनय, प्रतीकात्मक अभिनय। ये जो प्रतीकात्मक अभिनय है, ये ज्यादा कलात्मक है और दर्शक की कल्पना शक्ति को बढ़ाने वाला है, उत्तेजित करता है। तो हमारे नाटक में और पाश्चात्य नाटक में बहुत बड़ा फर्क हो गया। अब ये जो फर्क है, ये विश्व रंगमंच में या एशियाई रंगमंच में कैसे नजर आता है, क्यों नजर आता है, कैसे हमें सबसे पहले, यानी हम अगर 20वीं सदी की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रमाण मिला बर्टोल्ट ब्रेख्ट का। बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने, अच्छा पहली बार तो मैं यहाँ रुकता हूँ। हाँ भैया, गोविंद जी कोई प्रश्न करना चाहे सर, सारे लोग आपको बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। आपको बहुत सारा नमस्कार है। ललित सर आपको नमस्कार बोल रहे हैं, ललित सिंह पोखरिया जी,
वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी उन्हें मेरा नमस्कार। जी, मनीष जोशी जी हैं, अरिजीत मुखर्जी अच्छा हैं, अच्छा, डॉक्टर वाह, अमोल श्री राम देशमुख जी हैं, हाँ हाँ अजय मुखर्जी हैं, सुषमा शर्मा जी हैं। तो सब हाँ आपको सुन रहे हैं सर, अभी कोई प्रश्न नहीं है। किसी के मन में कोई प्रश्न आएगा तो जरूर पूछेंगे, आपसे जरूर बातें करेंगे। हाँ, तो बहुत जी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो जितने नाम लिए हैं जी उन्हें लग रहा होगा कि तो वो जानते हैं, मैं क्यों उन सारी बातों को दोहरा रहा हूँ। लेकिन जी हो सकता है कि हमारे कुछ रंगकर्मी युवा रंगकर्मी इन बातों को सुना तो हो लेकिन ध्यान नहीं दिया हो, जी उस तरफ अपन ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम देखो, वैसे मैं बात तो करनी चाहिए थी जापान और चीन, लेकिन अब बात कर रहे हैं जर्मनी जी के विशेष नाटक का, क्योंकि 20वीं सदी के जो महानतम जी नाटककार और निर्देशक हुए हैं उनमें बर्टोल्ट ब्रेख्ट बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों बर्टोल्ट ब्रेख्ट के जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन है, अलगाव का सिद्धांत, वो कहाँ से आया, उसका जन्म कैसे हुआ। जहां तक वो हिप्नोटिक इफेक्ट की बात है ना, स्टैनिस्लैवस्की की, उसका तो विरोध कर रहे थे वो, लेकिन उसका खंडन करने की प्रक्रिया क्या हो, प्रयोग कैसे हो, व्यावहारिक दृष्टि से कैसा अभिनय हो, कैसा रंगमंच हो, उसकी तलाश कर रहे थे। तो दोस्तों अमेरिका में उन्होंने एक चाइनीज नाटक देखा, उसको बीजिंग ओपेरा या पीकिंग ओपेरा कहते हैं। ओपेरा होता नहीं है, उसका नाम है ओपेरा है, और उसमें उस नाटक का नाम था द फिशरमैन्स रिवेंज। उसमें वो नाटक देख रहे हुए, विश्व नाटक सम्मेलन था, सब लोग आए थे। वो उसमें जो मुख्य चरित्र था, वो जो एक्टर थे उनका नाम था माई लैन फेंग। वो थे पुरुष, लेकिन स्त्री भूमिकाओं के लिए विख्यात थे। जैसे अपने यहाँ बाल गंधर्व थे, या वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी के सत्यभामा का रोल करने वाले बहुत सारे अपने यहाँ हुए हैं, हम परंपरा रही है। इसी तरह माई लैन फेंग महिला भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। इस कहानी को संक्षेप में फिर मैं आपको वो भी पढ़ करके बताने की कोशिश करूंगा। देखा उन्होंने एक दृश्य, वो जो माई लैन फेंग है वो फिशरमैन की कन्या है, और एक दुष्ट व्यक्ति, एक विलेन उसके पीछे लगा हुआ है, और वो अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी अस्मिता बचाने के लिए नदी पार कर रही है। नदी पार करने का दृश्य। अब नदी नहीं है, वो नाव में है, नाव नहीं है, नाव खे रही है, पतवार नहीं है। वह अभिनय कर रही है, या अभिनय कर रहे हैं माई लैन फेंग, लेकिन स्त्री भूमिका में तो अभिनय कर रही है जैसे एक नाव को खे रही है जो नाव नहीं है, और नदी का पानी, उतार चढ़ाव खंड, जो नदी नहीं है उसका पानी, उसका अभिनय कर रही है, टकराती है, बचती है। ये दृश्य जब देखा बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने, तो अनायास कह उठे कि दिस इज व्हाट आई वांट इन माय थिएटर। ये है वो तत्व, और ये थ्योरी ऑफ एलिनेशन का प्राण तत्व है। यहाँ से शुरुआत हुई। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इसको जरा देखें। ये पुस्तक है टेल्स ऑफ पीकिंग ओपेरा, ये बीजिंग का प्रकाशन है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। अभिनव, बेटा मुझसे गलती हुई, मेरा चश्मा तो ले आओ, वहां से आओ, टेबल पर होगा।
मैं पढ़ने की कोशिश कर सर चश्मा आ जाने दीजिए, वेट कर लेते हैं तब तक। नहीं, फिर मैं बतला देता हूँ उसके बारे में। जी 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 सर, जी सर। इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि वो जो सारी की सारी अभिनय पद्धतियों प्रतीकात्मक है। वो दर्शकों की कल्पना जो आज हम देखते हैं कुडियाट्टम में, कथकली में, यक्षगान में, बिल्कुल वही। स्टेज पर कुछ भी नहीं है, एक्टर सब कुछ निर्मित करता है और दर्शक की कल्पना में वो स्वीकार कर लेता है दर्शक कि अच्छा ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बहुत अच्छा, वाह। सारा जोर अभिनय पर है, अभिनेता और अभिनय शक्ति, उस पर सारा दारोमदार है। ये हमारे भारतीय नाट्य की सबसे बड़ी विशेषता है जो पाश्चात्य रंगमंच से अलग करती है। हम जब यथार्थवादी रंगमंच की बात करते हैं तो जैसे हमें टेलीफोन पे बात करनी है तो मैं अगर इस तरह से प्रतीकात्मक तरीके से कहूँगा हेलो, हाँ, तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आई नीड रियली एन ऑपरेटर्स टेलीफोन का यथार्थवादी रंगमंच में। जब मैं टेलीफोन होगा, अखबार पढ़ रहा हूँ तो मैं खाली पेपर लेकर के अगर मैं पढ़ूंगा तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। सचमुच का अखबार होना चाहिए, टेबल है तो टेबल होनी चाहिए, ड्रेसिंग टेबल, कपड़े, सेट, ड्राइंग रूम का सेट है तो ड्राइंग रूम का सेट होना चाहिए। आधे अधूरे जैसा नाटक करेंगे खाली मंच पर तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। ये फर्क है। अगर आप रियलिस्टिक सेट लगा करके अंधा युग करने की कोशिश करेंगे तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। खाली प्रस्तुति का तरीका, उसकी शैली हमारे यहाँ दोनों चल रही है। हमने ज्यादा गौर से उस फर्क को स्वीकार नहीं किया है। इसको आज हम जरा बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। देखो मित्रों, ये जो प्रकाशन है ये चाइनीज फाउंडेशन का है। च्वांग शेंग इसके लेखक हैं। और चाइनीज इंटरनेशनल बुक रीडिंग कॉरपोरेशन वहाँ से पब्लिश हुआ है। न्यू वर्ल्ड प्रेस, बीजिंग, चाइना, फॉरेन लैंग्वेज प्रिंटिंग हाउस वगैरह से। वो मैं अंश पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। When the celebrated Peking opera master Mai Lan Fang performed in this opera, The Fisherman's Revenge, उसका टाइटल है ये। In this opera, in the United States and the Soviet Union during the 1930s, he used an oar, patwar, to skillfully pantomime the motions of a girl frantically paddling a small boat bubbling in the main stream. वो प्रतीकात्मक पतवार है, उसको पैडल कर रही है। The German dramatist Bertolt Brecht cited this performance in comparing the difference between the system of performance in Chinese opera and that of the school of acting founded by the Soviet dramatist Stanislavski. स्टेनिस्लावस्की का जो मॉस्को आर्ट थिएटर था उसने जो किया उसमें और पीकिंग ओपेरा के ये माई लैन फेंग के अभिनय में ये फर्क दिखा। और यहाँ से ये आगे की बात, मतलब सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो बात कह रहे हैं बर्टोल्ट ब्रेख्ट की, वो ऑथेंटिक है, कल्पना की बात नहीं है, गड़ी गढ़ाई बात नहीं है। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। पीकिंग ओपेरा में जो अभिनय पद्धति है, इसका जो मूल स्रोत है, ये कहना गलत नहीं होगा, ये सही बात है, वो नाट्य शास्त्र है। अब ये बात
ये चाइनीज स्पीकिंग ओपेरा तक कैसे पहुंचा भारतीय नाट्य पद्धति। इसका एक प्रमाण हमें और जबरदस्त मिला। वो अभी बात की बात है जी क्योंकि बटरफिल्ड तो सारी दुनिया में छाए हुए थे, तो किताबें आ गई। चाइना तो बहुत ही शातिर देश है। उसने अपने देश के रंगमंच के बारे में इस तरह से बात की। हम देखें एक किताब ये है जापान की, और ये सबसे पुरानी किताबों में सिद्धांत, सबसे पुराने नाट्य सिद्धांत जो हैं उनमें से एक है। ये जापान के जो महान नाट्यकार हुए हैं 13वीं-14वीं शताब्दी में, जियामी कनामी के बेटे थे। कनामी भी बहुत बड़े गुरु थे अभिनय के, और जियामी जो थे वो परफॉर्मर भी थे और सिद्धांतकार भी थे। उन्होंने 23 ग्रंथ लिखे हैं नाटकों के सिद्धांत के बारे में। 23 उनमें कदेंशो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये उसके बारे में कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं छोड़ देता हूँ या बतला देता हूँ, आप जरा जानना चाहेंगे। अगेन ये पुस्तक जियामी की कदेंशो, ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि प्रमाण स्वरूप कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो कल्पना की नहीं है। ये कहते हैं प्रीफेस में, द इम्पोर्टेंस ऑफ जापानीज ड्रामा of Ziami's Kadensho is what the importance of Aristotle's poetics would be to the European drama if it had been written by Aeschylus. Aeschylus बहुत बड़े नाटककार, निर्देशक हुए हैं, लेखक हुए हैं, हम जानते हैं। तो अगर एरिस्टोटल की पोएटिक्स एस्काइलस ने लिखी होती तो जो इम्पोर्टेंस पोएटिक्स, एरिस्टोटल अभिनेता नाटककार निर्देशक नहीं थे, सिद्धांतकार थे। तो ये जो जियामी है वो अभिनेता भी हैं और सिद्धांतकार भी हैं। वो किताब, just as Aeschylus created the Greek tragedy out of this and the tentative beginning of Thespis, he did Ziami create the same way Ziami created the No out of the Saragaku. Saragaku एक पारंपरिक विधा है वहाँ की, जापान की, जिसमें जैसे आप यहाँ पर हम ट्रेडिशनल थिएटर कहते हैं उस तरह का, उसको परिष्कृत करके उन्होंने नो की रचना की। द देंगाकू, द अदर earliest forms. Aeschylus did not write a book on tragedy, but the Ziami wrote 23 treatises on no, of which the Kadensho is the most important. ये बात अब देखिए, वो इंट्रोडक्शन में कदेंशो के बारे में क्या कह रहे हैं। सरप्राइजिंग, बी अवेयर, गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं द आर्ट ऑफ सरगाकू, यानी जो ट्रेडिशनल आर्ट है जिससे नो बना, द आर्ट ऑफ सरगाकू अकॉर्डिंग टू सम comes from India, the country of Buddha. According to others, it is an inheritance from the ancient age of the gods. However, it is so old that we are not able to recover accurately its original style. ये 13वीं-14वीं शताब्दी में, ये आप पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और इस पुस्तक का यही अंश है। दोस्तों, अभी कैसे पहुंचा? बुद्ध
बुद्ध के देश भारत से आया। दो बातें हैं इसमें, एक तो बुद्ध के देश भारत से आया, या दूसरी चीज देवताओं की अनुकंपा से प्राप्त हुआ। तो नाट्यशास्त्र में भी तो ये दोनों बातें हैं, प्रयोग धर्मिता भी है और पांचवें वेद की बात भी है कि ब्रह्मा से पांचवा वेद मिला चारों वेदों को लेकर के। तो एक है, एक माइथोलॉजिकल प्रसंग है और एक है प्रयोग का पक्ष। जो प्रयोग का पक्ष है, अपन नाट्यशास्त्र के बारे में जरा बात करेंगे। उन्होंने अपने 100 शिष्यों के नाम दिए हैं, नाम, वो कौन कौन से शिष्य और उन अप्सराओं के जिन्होंने अभिनय की शुरुआत की उनके नाम दिए हैं। उनमें ये पहले ही अध्याय में उन प्रदेशों की युवतियों के नाम है, केरल, मगध की मागधी, इस तरह के नाम है। और इसी तरह वहां के जो विद्वान हुए हैं पूरे देश के, जो 100 उन्होंने 100 पुत्र कहा है, 100 शिष्य, जो भी आप कहें इससे, लेकिन उसकी व्याख्या करें तो उसमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने नाट्यशास्त्र की पुनर्व्याख्या की है, बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, और कुछ प्रदेशों के 100 नाम यथावत। तो नाट्यशास्त्र को बनाने में उन 100 लोगों का प्रत्यक्ष हाथ रहा है। इसी तरह ये बात कर रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं कि वो या तो हमें परंपरा से मिला या बुद्ध के देश भारत से यहाँ आया। दोस्तों, इसका एक बड़ा प्रमाण और भी है, जबरदस्त है। हमारे यहाँ कालिदास के बारे में तो हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत कंपैरेटिवली कम लोग जानते हैं कि कालिदास से बहुत पहले भास हुए संस्कृत के नाटककार। 13 नाटक लिखे उन्होंने, इतने नाटक किसी और नाटककार ने नहीं लिखे। और वो 20वीं शताब्दी के पहले तक, 1913 तक वो गौण थे, गणपति शास्त्री केरल के। उन्होंने जमीन में से वो निकाला संग्रह और उसमें ये पांडुलिपियाँ मिली और फिर सारे दुनिया में भास के नाटक प्रचलित हुए। तब तक हमें नाम तो था, नाम तो कालिदास लेते हैं। मालविकाग्निमित्र में कालिदास कहते हैं कि जब सौमित्र और भास जैसे महान नाटककार हैं, तब वो सूत्रधार से कहलवा रहे हैं। तो कालिदास जैसे नवोदित नाटक से क्या प्रयोजन, उसे क्यों दिखला रहे हो भाई? इतने बड़े बड़े नाटक और उसमें भास का नाम है, कालिदास स्वयं। फिर वो कहते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, पुराणमित्येव न साधु सर्वम, कि पुराण साधु, अगर किसी लोगों ने पुराण की कहानी, पुरानी कहानियों को श्रेष्ठ बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए श्रेष्ठ है। जो समीक्षक हैं, जो विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो नए को भी परखते हैं और उसके गुण दोष के आधार पर उसका विवेचन करते हैं। ये कालिदास मालविकाग्निमित्र में कहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कालिदास से पहले भास, और भास से पहले एक संस्कृत के नाटक और हुए हैं हमारे यहाँ, अश्वघोष। अश्वघोष, कोई संस्कृत का विद्वान बतला देगा अश्वघोष के बारे में कि कब पैदा हुए। हमारे यहाँ बहुत सारे कारण रहे हैं भैया कि हम नहीं जानते भास कब पैदा हुए, हम ये नहीं जानते कालिदास कब पैदा हुए या कालिदास कब मरे, हम नहीं जानते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसका कारण अलग अलग हैं। 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी से जो आक्रमण हुए और तहस नहस हुआ हमारे देश का, उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है। लेकिन अश्वघोष ने, वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और उन्होंने 3 नाटक लिखे। एक शारिपुत्र प्रकरण। ये प्रकरण जो शब्द है, ये जो नाट्य शास्त्र में नाटकों के 10 रूपक बताए हैं, जैसे मध्यम व्यायोग, तो व्यायोग वो प्रक्रिया है, प्रहसन, भगवत अज्जुकम प्रहसन, ये वो नाटकों के विभाग हैं, तरीके हैं, जिसको उन्होंने 10 खंडों में बांटा है। इसी तरह शारिपुत्र प्रकरण एक। शारिपुत्र एक नायक है, बौद्ध नायक। वो बुद्ध का उपदेश सुन करके उनका प्रचारक बन जाता है। उसकी कहानी उन्होंने, अश्वघोष ने केवल 3 नाटक लिखे। एक शारिपुत्र प्रकरण, एक बुद्ध चरित्र,
बुद्ध चरित्र नाटक तो है, लेकिन उसमें नाटकीयता कम, उपदेशात्मकता ज्यादा है। बुद्ध के उपदेशों का सार है वो। और एक सौंदर्यनंद, सौंदर्यनंद भी नाटक तो है, उसमें नाटकीयता इतनी अच्छी नहीं है जितनी शारीपुत्र प्रकरण में है। और शारीपुत्र प्रकरण के बारे में अनेक संस्कृत के विद्वानों ने बात की है। शारीपुत्र प्रकरण, ये नाटक जापान में पहुंचा, उसका प्रमाण इसी पुस्तक में, ये जो अपन जियामी की बात कर रहे हैं, इसमें शारीपुत्र प्रकरण का देखो, जरा गौर से सुनो। ये कहते हैं शारीहोत्सा, और ब्रैकेट में लिखा है संस्कृत सारीपुत्र, a name of one of the 10 eminent disciples of Shakya or Gautam Buddha. He was the most famous for the wisdom, and he read names. His real name was Upaditya. He is also one of the well-known 16th अरिहंत। बौद्ध धर्म तो पहुंचा जापान में, आज भी है। हमारे देश में इतना नहीं है जितना जापान में है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से गौतम बुद्ध के चरित्रों पर लिखे गए नाटक जब वो पहुंचे तो पुस्तक रूप में नहीं पहुंचे होंगे, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके प्रमाण हम अभी और देंगे कि वो कैसे पहुंचे। जातक कथाएं, वो जो बौद्ध भिक्षु थे वो उसका इनेक्टमेंट करते थे, और वो इनेक्टमेंट गाते हुए, नाचते हुए, वहाँ उस क्षेत्र की भाषा में उसका रूपांतर करते हुए वो यहाँ बौद्ध गया से, और गांधार, जिसे हम कंधार कहते हैं, उस वक्त गांधार प्रदेश था, तक्षशिला का जो बहुत बड़ा केंद्र रहा है शिक्षा का, बौद्ध धर्म का, और खंडहर हो गए। वहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा है। गुफा अभी कोरोना की वजह से जरा स्थगित हो गया। आजकल वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है और हजारों पांडुलिपियां हैं जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में और ब्रिटिश लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। उन पर लगातार काम चल रहा है। उसमें जातक कथाएं हैं खरोष्टी लिपि में। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर आप गूगल पर देखने की कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा कि जातक बौद्ध धर्म से संबंधित नाटक गांधार खरोष्टी लिपि में क्या प्राप्त हुए हैं, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि हाँ ऐसा हुआ है। तो मैं बहुत प्रामाणिक बात कर रहा हूँ। वहाँ गांधार से, जिसे अपन सिल्क रूट कहते हैं, चाइनीज सिल्क रूट से होता हुआ चाइना, और चाइना पे बौद्ध का प्रचार प्रसार करते, धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए जापान तक पहुंचा। इसके प्रमाण हैं। चाइना में वो जो कल्चरल रिवोल्यूशन के नाम पर उन्होंने बौद्ध धर्म, वहाँ पे हम जानते हैं, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। धर्म के नाम पे जितनी भी चीजें थी उनका खंडन मंडन कर दिया, अवशेष नहीं रहे। लेकिन ये सच है कि कोई कूद करके तो जापान तक पहुंचा कर नहीं गया होगा। इस रूट से, सिल्क रूट जिसे कहते हैं, वहां से पहुंचा, उसके प्रमाण हमें मिल रहे हैं। दोस्तों, ये जो नोव है उसमें उसकी जो, अब इसकी तो वीडियो रिकॉर्ड आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। कुछ दिन पहले एनएसडी में भी इबारागी जापान का नोव आया था, उसकी आपको वीडियो रिकॉर्ड मिल गया। संगीतात्मकता, नृत्यात्मकता, प्रतीकात्मकता जिसकी अपन बात कर चुके हैं, वो वहाँ, ये बात सही है कि वहाँ का बोलचाल, बातचीत, हाव भाव, वहाँ का आंगिक अभिनय उस तरह का नहीं हो सकता जैसे हमारा है। हमारे यहाँ का जो नेत्राभिनय है, जो हम अपने क्लासिकल डांसेस में देखते हैं, भरतनाट्यम में या कथक में, उस तरह का नेत्राभिनय हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो जो अभिनेता हैं, ये जो एक्टर्स हैं, उनकी आंखें बहुत छोटी है, लेकिन उनका जो लोच लचक है वो वहाँ के वातावरण,
वहाँ की संस्कृति, वहाँ के भौगोलिक प्रभाव, उसके हिसाब से उन्होंने उसमें ढाल लिया है, अपनी भाषा में ढाल लिया, जो हमने देखा। संस्कृत इस पुस्तक में लिखा हुआ है विशुद्ध रूप से कि संस्कृत का नाम ये है और जापानीज में ये नाम है, तो उस भाषा में ढाला और उसको अपने रूप में गढ़ लिया। यानी वो नो जो है वो जापान का हो गया, उसका मूल कहीं का भी हो, मूल कहाँ का है इसकी खोज खबर कर तो लेना हमारा काम है। लेकिन जो नो है आज सारी दुनिया में उसने अपनी अस्मिता बनाई हुई है, पाश्चात्य रंगमंच से एकदम अलग है। जैसे हमने पीकिंग ओपेरा के बारे में देखा, इस तरह नो और काबुकी के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। एक बात बताओ, मैं जरा रुक करके प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि मेरी बात समझ में आ रही है या कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक प्रश्न है, तो अभी पूछूं या बाद में पूछूं? हाँ बोलो भैया। जी, ये प्रश्न है कि वर्तमान समय में किस निर्देशक का काम नाट्यशास्त्र के करीब है? डॉक्टर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, रतनश्याम जी, हबीब तनवीर जी या पणिकर सर का? ये सुषमा जी का प्रश्न है। देखो, ऐसा अगर मैं बहुत ही सतही तौर पे जवाब दे दूंगा तो गलत होगा। हमें देखना होगा कि सबसे पहले पाश्चात्य रंगमंच और भारतीय रंगमंच की तरफ किसने इशारा किया? जी, जितने नाम तुमने बताया उनमें सबसे पहला नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने एक बहुत बड़ा निबंध लिखा, नाटक शीर्षक ही उसका नाटक, और उसमें उन्होंने पहली बार, अब आप जरा सोचिए 125 साल पहले जो बात आज कर रहे हैं उसका सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से हुआ, उस नाटक के माध्यम जिसमें उन्होंने पाश्चात्य रंगमंच और भारतीय नाट्य शास्त्र की पहली बार, यानी 800 साल के अंतराल के बाद, जहां तक हिंदी की बात है, उसके साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी 5-7 वर्ष के बाद ही, उनमें आपस में कोई संवाद नहीं था, उन्होंने एक निबंध लिखा, उसका शीर्षक था रंगमंच, और रंगमंच में उन्होंने इसी बात को, जिस तरह की बात हम कह रहे हैं, उसको उन्होंने प्रस्थापित किया। और आपने पूछा है तो मैं बताए, तो आपके प्रश्न के उत्तर से पहले ये पूर्व पीठिका है। रविन्द्रनाथ टैगोर नाटककार भी थे, अभिनेता भी थे और समीक्षक भी थे। सेम वाज विद भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाटककार भी, अभिनेता भी और समीक्षक भी। एक उदाहरण देते हैं टैगोर, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का, वो जो अपन बात कर रहे थे ना, यथार्थवादी रंगमंच और रियलिस्टिक सेट और सब कुछ। दुष्यंत, ये टैगोर कह रहे हैं, मैं उसको सरल भाषा में बतला रहा हूं, तो कोटेशन नहीं है, अर्थ। दुष्यंत जाता है कण्व ऋषि के आश्रम में और वो देखता है शकुंतला, प्रियंवदा और अनसुईया वहां पर हैं, अटखेलियां कर रही हैं, और वो उनकी सुंदरता और उनके हाव भाव देख करके वो बड़ा मुग्ध होता है। सैनिकों को उसने पीछे छोड़ दिया, अकेला है, और वो पेड़ के पीछे छिप जाता है, छिप करके उनकी क्रियाएं देखता है। अब टैगोर ये कहते हैं कि वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है जिससे कि वो प्रियंवदा, अनसुईया और शकुंतला दुष्यंत को देख नहीं पा रही हैं। लेकिन क्या उसके लिए सचमुच का पेड़, इतना घना पेड़ लाना जरूरी है? अगर दुष्यंत सिर्फ हाव भाव से ऐसे बतला देता है कि जैसे ओट में छिपा हुआ है, तो क्या दर्शक उसे स्वीकार नहीं कर लेंगे? क्या दर्शक ये नहीं समझ जाएंगे कि ओट में छिपा हुआ है? अगर दर्शक ये स्वीकार कर लेंगे तो फिर यथार्थवादी मंच की आवश्यकता क्या है जो पाश्चात्य नाटक में होती है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं तो पता पड़ता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या काम किया है।
और फिर आपके प्रश्न का उत्तर देखो, इतनी बड़ी भूमिका के बाद बतला रहा हूँ। शंभु मित्र, सबसे पहले तो शंभु मित्र ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो नाटक हैं, काव्यात्मक नाटक हैं, सारे के सारे प्रतीकात्मक नाटक हैं, यथार्थवादी नाटक नहीं है। उनको, टैगोर को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टैगोर वाज एक्सेप्टेड एज ए ग्रेट पोएट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ आवर कंट्री एंड इंटरनेशनली नोन पोएट, नोबेल प्राइज मिला उनको। एंड very good story writer, very good novelist, very good social worker, very good painter, very good everything, but not a playwright. He was not accepted as a playwright in Bengal until Shambhu Mitra did his play Rakt Karvi in 1956. 56 तक टैगोर को एज ए प्लेराइट हमारे देश ने, बंगाल ने भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके जो नाटक थे वो पूरी तरह से प्रतीकात्मक थे, काव्यात्मक थे, छंदबद्ध थे। उनको आप पढ़िए, पता पड़ेगा कि हमारे नाटक ये जो पूर्वज थे क्या कर रहे थे। शंभु मित्र, उसके बाद शंभु मित्र एकदम, जो हमारे नाट्य शास्त्र में नाटक के दो वर्ग भरत मुनि ने बताए, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। ये लोकधर्मी और नाट्यधर्मी क्या है? नाट्यधर्मी है जिसमें नाट्यधर्मिता यानी कोडिफाइड लैंग्वेज, व्याकरण, निश्चित व्याकरण, उसका अनुपालन करने की शर्त प्रथम है। लोकधर्मी सहज ग्रामीण वातावरण है, वहां पर मूल तत्व तो वही है नाट्यशास्त्र के, लेकिन वो अपने देश के हिसाब से वहाँ की जमीन, वहाँ की बोली, वहाँ के हाव भाव, वहाँ की नृत्य रचनाएं, वहाँ के संगीत, उसके समावेश के साथ होती हैं। हम देखें, भारतेंदु के नाटक लोकधर्मी हैं सारे के सारे, और टैगोर के नाटक सारे के सारे नाट्यधर्मी हैं। दोनों लगभग एक ही समय में हुए। भारतेंदु बहुत छोटी उम्र में चले गए, हमारा दुर्भाग्य था, वो अलग बात है। लेकिन टैगोर लगातार लिखते रहे, इतने नाटक लिखे, 36 नाटक लिखे उन्होंने, सारे के सारे काव्यात्मक, प्रतीकात्मक। छोटे से छोटा नाटक डाकघर, वो भी यथार्थवादी नाटक नहीं, प्रतीकात्मक है। एक बालक के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिकता की बात की है, ईश्वरीय मिलन की बात की है, बहुत ही गहन गंभीर है और सहज रूप से चलता है, बहुत लाजवाब। वो हमारा अभी विषय नहीं है। शंभु मित्र, फिर जिस तरह से हमने भारतेंदु और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात की, उसी तरह हमारे यहाँ शंभु मित्र और हबीब तनवीर लोकधर्मी है, जमीन से उठाया। वो नाट्यशास्त्र से बहुत बाद में परिचित हुए हबीब साहब, लेकिन जमीन से उठाया जिसमें लोकधर्मिता थी, भारतीयता थी, उसको उन्होंने परिष्कृत किया। जैसे जियामी ने किया सरगाव को लेकर के, वैसे उन्होंने नाचा को लेकर के एक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति, एडिनबरा फेस्टिवल में चरणदास चोर प्रथम, रतन खे तो बहुत बाद में, उनका नाटक चक्रव्यूह तो बहुत वर्षों के बाद में आया। वो कांति जी, पन्नेकर जी ने भी लोकधर्मी नाटक और नाट्यधर्मी दोनों संस्कृत के नाटक किए उन्होंने, वो पूरी तरह से नाट्यधर्मी है। और बहुत से हम उसमें आपको लोकधर्मी तो बहुत सारे मिलेंगे, कहानी में भी और खेलने के तरीके में भी। वो याद दिला दूं आपको, जो हनुमान का अभिनय करने वाला है, वो उछल कूद करता है, वो सारे लोकधर्मी तत्व हैं। हम वह अपना विषय नहीं है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक नहीं, अपने, एक बात और बता दूं आपको, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने उस समय 2500 साल पहले अपने देश के चार भागों में बांटा। की जो भाषा है, मुझे लगता है जो शैली है, वहाँ के जो संस्कार हैं सामाजिक, उन सब के आधार पर एक कोडिफाइड लैंग्वेज। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, भरतनाट्यम भी क्लासिकल डांस है और कथक भी क्लासिकल डांस है, लेकिन वहाँ की जो पद्धति है, या मोहिनीअट्टम भी क्लासिकल डांस है, वहाँ की भूगोल, वहाँ का जो सामाजिक आचरण है, वहाँ जो रीति रिवाज हैं, वहाँ की भाषा है, वहाँ का संगीत है,
उस संगीत को कोडिफाई करके एक शास्त्रीय रूप देने वाली ये विधाएं हैं। ये बात भरत मुनि नाट्य शास्त्र में कहते हैं। क्या बात है। और ये हमारे इन पूर्वजों ने, हमारे जो अग्रज थे, इन लोगों ने अभी इनका नेट कट गया है, जिसकी वजह से अभी थोड़ी सी दिक्कत है। सर फिर से ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, सर ने ज्वाइन कर लिया, 1 मिनट वेट कीजिए। अरे इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है। एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। ये हाँ सर, वो अब सारे लोग रतन थियम रतन भाई मणिपुर की संस्कृति है, वहाँ का थांगटा है, वहाँ का मणिपुर रास है, वहाँ का लास्य है, सब कुछ है वहाँ का मणिपुर का। उसको शास्त्रीय दर्जा दिया है नाट्य शास्त्र का, नाट्य धर्मी बनाया है, विलक्षण है। लेकिन एक दूसरे से का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से की नकल नहीं कर रहे हैं। वह अपनी जमीन से उस शास्त्रीय तत्वों को देख रहे हैं जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वर्णित किया है, और उसको पुनर्प्रतिष्ठित कर रहे हैं, पुनर्स्थापित कर रहे हैं, भारतीय रंगमंच को समृद्ध कर रहे हैं। नेट की कुछ दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से बार बार कट जा रहे हैं। दिमाग में ऐसा होता है कि जब तक उनके उत्तर नहीं मिल जाएं तो जरा बेचैनी रहती है, तो मुझे ये इसका जवाब देना पड़ा। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी उत्तर आधुनिकता का बोलबाला है सारी दुनिया में, आप जानते हैं। सर मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। के सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े सिद्धांतकार, उनको वो एंटोन आर्नो, द थिएटर एंड इट्स डबल, ये उनकी पुस्तक। सर ये क्या कहते हैं? इनका भी कोई लेना देना है क्या नाट्य शास्त्र से? जब एशियाई रंगमंच की बात कर रहे हैं तो जरा फ्रेश तो करें। आश्चर्य होता है कितने महत्वपूर्ण संदर्भ हमारे सामने हैं और हमारा ध्यान नहीं गया है। हमारे जो प्रयोग नेट की दिक्कत हो रही, जिसकी वजह से सर जुड़ नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या भैया? मैं सर को फोन करके। हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही सर आपको? हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है, क्योंकि यह इंडिकेशन आ रहा था कि इंटरनेट प्रॉब्लम। हाँ सर, क्योंकि आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो शायद सिग्नल अच्छा, की कोई दिक्कत बात है। नहीं। मेरी आवाज अगर पहुंच रही तो ठीक है, मैं आई विल ट्राई टू कंटिन्यू। सर आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये आर्तो ये फ्रांस के सिद्धांतकार और नाटककार थे। और ताज्जुब की बात यह है कि बर्टोल्ड ब्रेख्त की मृत्यु से 8 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो गई। इनको भी हाशिए में डाल दिया गया। इन्होंने क्या किया? जैसे अपन ने देखा बर्टोल्ड ब्रेख्त ने वो चाइनीज ओपेरा देखा था, इन्होंने बालिनीज थिएटर देखा। बालिनीज थिएटर को देख करके उनकी आंखें उसी तरह चमत्कृत हुई। स्टैनिस्लवस्की के मेथड एक्टिंग या रियलिस्टिक थिएटर को के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, जो आवाज आज तक पूरी दुनिया में छाई हुई है। इनका नाम लिए बगैर कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल थिएटर पूरा नहीं होता। आर्तो क्या कहते हैं, देखें जरा।
ये कहते हैं ओरिएंटल थिएटर तो हम जानते हैं, ओरिएंटल थिएटर पूर्वी प्राच्य, वो ऑक्सीडेंटल थिएटर का जिक्र करते हैं, वो पाश्चात्य नाटक के लिए। इसका एक शीर्षक है ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल थिएटर, यानी पूर्वी और पश्चिमी रंगमंच। वो कहते हैं द बैलेनीज थिएटर हैज रिवील्ड टू अस a physical and non-verbal idea of the theater. शब्द रहित आंगिक अभिनय से परिपूर्ण जो वेस्टर्न थिएटर है वो शब्दाश्रित है, वर्ड्स एंड वर्ड्स एंड वर्ड्स। हमारा जो अभिनय है वो गीतात्मक है, अभिनयात्मक है, प्रतीकात्मक है और हाव भाव, मुद्राओं, भंगिमाओं की भाषा पर आधारित है। ये बात कर रहे हैं verbal idea of theater, in which the theater is contained within the limits of everything that can happen on a stage. So anything under the sky, beyond our imagination, वो थिएटर में हो सकता है। बैलेनीज थिएटर ने ये प्रूव कर दिया है। जो अभिनेता है वो हवा में उड़ने का अभिनय कर सकता है और स्वीकार कर लेंगे। वो पहाड़ पर चढ़ करके पहाड़ पर से गिरने का अभिनय कर सकता है, जैसे आत्महत्या का दृश्य है, वो अभिमारक भास के एक नाटक में अभिमारक करने की कोशिश करता है, तो पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है, अभिनय तो चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, और दर्शक जो है स्वीकार कर देता है चढ़ रहा है, और फिर वो नीचे गिरने की कोशिश करता है। आंगिक अभिनय के जरिए से सब कुछ क्रिएट करता है अभिनेता। वो बैलेनीज थिएटर की बात कर रहे हैं। Where the theater as we conceive in the Occident has declared it aligns with the text and finds itself limited by it, limited to the text. शब्दाश्रित घटना, सारी सारी घटनाएं शब्दों में वर्णित। For the Occidental theater, the word is everything. Word या शब्द, शब्द सब कुछ है, and there is no possibility of expression without it. शब्द के बिना एक्सप्रेशन की कोई संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। द थिएटर इज ए ब्रांच ऑफ लिटरेचर, साहित्य का अंग है। ए काइंड ऑफ सोनोरस स्पाइसेस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के जो प्रकार है उसकी एक प्रकार। एंड इवन इफ यू एडमिट a difference between the text spoken on the stage and the text read by the eyes. Text, ये बैलेनीज थिएटर की बात कर रहे हैं। Text is being read by the eyes. आंखों से पढ़ा जा रहा है। नाटक का अंश आंखों से पढ़ा जाए, कानों से सुना नहीं जा रहा, शब्द नहीं है। If we restrict theater to what happens between cues, we have still not managed to separate it from the idea of a performance. बहुत सारी बातें हैं इसमें, हमने सिर्फ उदाहरण के लिए बताया आपको। कि उत्तराधिकार में जो शब्द रहित नाटक की बात हुआ, ये प्रयोग हो रहे हैं ना, जी सर, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे कि सिर्फ एक्टर ये प्रयोग किए इन्होंने उत्तराधिकार कि देयर इज नो टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इररिलेवेंट, एक्टर इज देयर, एक्टर से कहा जाए कुछ कीजिए, उसका ओरिजिनल तो ये है। और जो ओरिजिनल है उसके बारे में हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी कि मूलतः इसका स्रोत कहाँ है, इसका गोमुख कहाँ है। क्या सचमुच नाट्यशास्त्र है? दोस्तों, हम ये बात असल में इतनी विस्तृत है कि बहुत सारी चीजें हैं। रामायण रामायण और बौद्ध कथाएं, ये दो धर्मों के माध्यम से हमारी जो प्रदर्शनकारी कला है या नाट्य कला किस तरह से पहुंची एशिया में। आश्चर्य की बात यह है कि सौंदर्य अनुभूति एस्थेटिकली अगर हम देखें तो एशियाई रंगमंच पूरी तरह पाश्चात्य रंगमंच से अलग है।
हमारी जो सौंदर्यानुभूति है, हमारी जो सौंदर्य की सुंदरता की अवधारणा है, पूरी एशियाई रंगमंच में एक समान है। वहाँ भाषा का, वहाँ के संस्कार, वहाँ की सामाजिक संरचनाएं, वहाँ के आचार व्यवहार, उन सब के अनुसार वहाँ परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, अनुकरण नहीं हुआ है। लेकिन मूल भावना वो कहाँ से आई है? अगर वो नाट्य शास्त्र से आई है तो एशियाई रंगमंच की हमने अपने 800 साल में जो अपनी प्रतिष्ठा, मतलब इतनी अच्छी बातों के बीच नेट का बार बार रुकना बड़ा दुखदाई होता है। देखें तो सही, ये पीटर ब्रूक और रिचर्ड शेकनर और यूजिन बार बार ये लोग क्यों हमारे देश की तरफ देख रहे हैं? फिलिप जरीली आते हैं और हमारे यहाँ के नाटक के बारे में किताबें लिख रहे हैं। हमारा नाटक 800-900 साल पूरी तरह बर्बाद रहा। हाँ, हमारा संगीत और नृत्य वो किस तरह देवाश्रम में किस तरह से जीवित रहा, उसका भी एक बहुत छोटा सा कारण बता देता हूँ। यहाँ संगीत और नृत्य जो है, ये जब हमारे आक्रमण हुए और छिन्न भिन्न हो गए हमारी सभ्यता, जो संस्कार जो थे, नगरी नागरी सभ्यता, ये तो हम जानते हैं कि हमारे संस्कृत नाटक या जितनी कलाएं थी राज्याश्रय में, राजाओं के आश्रय में पली और बढ़ी। तो जब राजाओं का आश्रय खत्म हुआ, विदेशों उस सुन लो, सीख लो, मैं तो अब जा रहा हूँ। और इसी तरह नृत्य उन्होंने अपने शिष्यों को अपने कमरे में बैठ करके अपने कहीं झोंपड़ी में वो सिखा दिया। लेकिन नाटक के लिए तो दर्शक का होना बहुत ही जरूरी है। नाटक तो दर्शकों के बिना हो ही नहीं सकता, सिखाया भी नहीं जा सकता। दर्शक नहीं थे, इसलिए नाटक नहीं रहा। फिर वो लेबेडेव के जरिए से आया, वो बिल्कुल दूसरा प्रसंग है, पारसी नाटक का उदय। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आजादी के इतने वर्षों के बाद हमने अपने देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, संगीत के जरिए, चित्र के जरिए, रजा साहब क्या कर रहे हैं, जगदीश स्वामीनाथन क्या कर रहे हैं? भारतीय चित्र की अस्मिता की रक्षा की है संगीत में। बाला सरस्वती से लेकर के और अभी पद्मा सुब्रमण्यम और या सोनल मान सिंह क्या कर रही हैं, और शिवाजी भारतीय शिवाजी क्या कर रही हैं, वो हमारे सामने है। बिरजू महाराज क्या कर रहे हैं हमने देखा है, भीमसेन जोशी क्या कर रहे हैं, हमारी शास्त्रीय परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं, निरंतर चला रहे हैं उसको, जिसका उद्गम नाट्यशास्त्र है। हम रंगकर्मी क्या कर रहे हैं? अभी तक पाश्चात्य स्टेनिस्लवस्की मेथड एक्टिंग, रियलिस्टिक प्लेस। दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ के नाटककार जो हैं, वो भी एक बहुत ही फिल्मों का प्रभाव है, जो भी कुछ है। आप देख लीजिए 90% जो प्लेज हैं वो सारे के सारे रियलिस्टिक प्लेज हैं। अगर आप लोग कुछ करना चाहें तो करेंगे कहां से? नाटक तो उपलब्ध हो। दोस्तों, एक मिशन की तरह से जुटने की जरूरत है। और जो पन्नीकर जी हैं या रतन थियम साहब हैं, रतन थियम जी ने भी नाटक लिखे हैं, पन्नीकर जी ने, लेकिन वो उनकी भाषा है, उनके संस्कार हैं, अपने उनकी जो भौगोलिक संस्कृति है उसके अनुसार लिखे हैं। हम हिंदी भाषी लोग क्या करें? हमारा बहुत बड़ा दायित्व है, हम बहुत पिछड़ गए हैं, अब और नहीं। इतना कुछ हो गया, संभलें, देखें, खंगालें और पुनर्प्रतिष्ठित करें अपनी इतनी बड़ी धरोहर को, जिसकी तरफ सारी दुनिया का ध्यान जा रहा है, हमारा ध्यान नहीं जा रहा। दोस्तों, मैं फिर जानना चाहता हूँ, और कोई प्रश्न अगर हो तो प्रश्न के उत्तर दें। और मैं भी जरा थोड़ा ऐसा लग रहा है
सर आपको सुनना हाँ भाई, मतलब सर अब आपको सुनना आपने सुन गोविंद सुन जी के जी सर। ऐसे मेरे परम मित्रों के नाम बताए, उनमें जी से कोई भी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उसका स्वागत है। जी जी जरूर सर। ललित सर तो बोल रहे हैं जी सर, नाट्य प्रस्तुति की भौतिक सीमाएं ही उसकी विशेषताएं हैं, तभी नाट्य कला सृजन के। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है सर? हेलो। हाँ सर आपकी आवाज आ रही है सर। सर आपकी आवाज आ रही है। हेलो। 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 जी जी आपकी आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज हमें सुनाई पड़ रही है। नेट में बहुत दिक्कत हो रही है। आ रही है। सर। सर। हेलो। 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 हाँ सर आपका मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है सर? हेलो। जी सर। सर ये नेट में बहुत दिक्कत हो रही है कह सर, रहे हैं कि सिग्नल की। इंटरनल इंटरनेट का कनेक्शन। मैं चेक हाँ करता हूँ। मतलब उसकी वजह से मतलब हम आपको सुन पा रहे हैं, शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है सर। नो इंटरनेट। जी अभी अभी आ जाएगा। इतनी महत्वपूर्ण और जरूरी बातें कि मतलब कैसे नाट्यशास्त्र एशियाई रंगमंच जुड़ता है और क्या क्या उसके तत्व एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब वो सर का इतने सालों का एक्सपीरियंस है जिससे हमें ये बातें पता चलती हैं। और सिर्फ बातें नहीं सर, तो प्रमाण के साथ बात करते हैं कि इस बुक में ये लिखा है और इस बुक में ये लिखा है। तो कितना मतलब क्या बताऊं, कितना अच्छा लग रहा है सुन के, और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी। लेकिन नेट की दिक्कत आ गया। बीच बीच में आ जाती है। हेलो। मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या भाई? सर आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। हेलो। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर। सर आपकी आवाज आ रही है। हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है सर। मुझे लग रहा है नेट बार बार दिक्कत कर रहा है, शायद सिग्नल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हम 2 मिनट और कोशिश करते हैं कि सर अगर ज्वाइन करते हैं तो सर से बातें करते हैं। हाँ, मिलाओ जरा। जी सर। हेलो। हाँ सर भैया। सर नेट स्लो हो गया है, इसलिए वो बीच हाँ। बीच में दिक्कत कर रहा है। हाँ, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। जी मैं जी। बस ये जानना चाह रहा था कि कोई प्रश्न अगर हो तो वो बताएं, उसका उत्तर सर दें। प्रश्न या कोई कोई नहीं नहीं अगर प्रश्न टॉपिक रह गया हो तो उसको फिर से दोबारा कहना हो तो दोबारा कहें। नहीं 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 सर, सर बहुत अच्छा था सर, लेकिन वो नेट नहीं इसलिए मतलब, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं हमें तो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन कोई बात इधर से बोलनी हो तो शायद वो दिक्कत कर रहा है सुनने में आपको, क्योंकि नेट हाँ। स्लो होने की वजह से मतलब चेहरा भी हाँ, नहीं, वीडियो भी काम नहीं कर रहा इंटरनेट है। की वजह से। हाँ हाँ। जी जी। मुझे लगता है थोड़ी देर रुकना चाहिए, नहीं तो इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर कभी सर से दोबारा इस तरह की गपशप रखेंगे, सर से बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो अभी नहीं हो पाई सर से। और मन है बात करने का, क्योंकि सर के पास ज्ञान का बहुत सारा भंडार है और
जितना मिले ज्ञान तो जितना भी मिले उतना कम है। सर सर हाँ आवाज आई क्या मेरी? सर मुझे हाँ लगता है कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि नेट की दिक्कत हो रही है। इसको यहीं हाँ पे समाप्त करते हैं। भैया, ऐसा और है गोविंद जी, मैं ये जी कहना चाह रहा हूँ जी कि अभी तो अपन ने जैसे शुरुआत हुई है, अपने जी मित्रों से पूछें, जी अगर मान लीजिए उनके मन में कोई किसी तरह का प्रश्न है जी तो अपन एक सेशन और रख लेंगे बाद में, जी और जी फिर उसको जी उनके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। असल में भारतीय रंगमंच की स्थिति जो है वो इतनी जटिल और ऐसी संभ्रम पूर्ण है, इतना संश्लिष्ट है कि उसके बारे में ठीक है। तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे फिर से सर के साथ एक गपशप रखेंगे जिसमें सर से बातें करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को मैं फोन करके कि इतनी इंपॉर्टेंट बातें सर ने बताई, हमें नॉलेज दिया, तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब मेरा सौभाग्य है कि सर साथ मुझे काम करने का मौका मिला एक बार। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, बढ़ाएंगे। और किसी के मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो जैसे सर ने बोला वो यहाँ कमेंट में भी डाल सकते हैं, सर जरूर उसको देखेंगे और उसका जवाब देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।